हेलो स्टूडेंट। तो हमने पीछे पढ़ा था आरएलसी सर्किट के बारे में। अब हम पढ़ते हैं आरएलसी सर्किट या एसी जो है सर्किट उसकी पावर। तो पावर ऑफ एन एसी सर्किट। एक एसी सर्किट है उसमें कितनी पावर होती है। तो पावर का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, इलेक्ट्रिक पावर की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। वैसे पावर का जो बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। अब इलेक्ट्रिकल पावर है तो उसमें वर्क डन किसके इक्वल होता है, हमने पढ़ा है फॉर्मूला पोटेंशियल का, V इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। तो यहाँ से वर्क डन कितना आ गया, V इंटू क्यू आ गया। ये इसमें पुट कर देते हैं तो पावर इज इक्वल टू V इंटू क्यू अपॉन टी। अब Q अपॉन टी क्या होता है, Q अपॉन टी करंट। तो पावर का फॉर्मूला क्या आ गया, V इंटू आई। ये फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक पावर का। ये दिस फॉर्मूला इज फॉर इलेक्ट्रिकल पावर। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पावर है क्योंकि ये एसी जो सर्किट हो इलेक्ट्रिक, ये सर्किट इलेक्ट्रिक, इसके अंदर मतलब इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है। तो इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूला आ गया पावर इज इक्वल टू V इंटू आई। ये फॉर्मूला है बेसिक फॉर्मूला, इसको बोलते हैं मैकेनिकल पावर, जो हमने पढ़ी थी 11th क्लास में। कि जैसे एक टंकी है उसके अंदर हमें पानी भरना है, तो हमने उसमें जैसे कितनी पावर यूज हुई, तो वर्क डन किस निकालता है, mgh, क्योंकि काम क्या कर रहे हैं हम, पानी को ऊपर चढ़ाने का। कौन से फोर्स के अगेंस्ट, ग्रेविटेशन फोर्स के अगेंस्ट। तो यहाँ पे जब वर्क डन पुट करते थे फोर्स mg और डिस्प्लेसमेंट कितना h हाइट तक, और t टाइम कितना टाइम लगा, तो वो पुट करते थे, तो वो आती थी मैकेनिकल पावर। ठीक है, यहाँ पे हम कौन निकाले, इलेक्ट्रिक पावर। अब दिक्कत ये है यहाँ पे जो हम ये सोल्व कर रहे हैं, तो करंट ये ईएमएफ की इक्वेशन तो है E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और करंट की इक्वेशन क्या निकाली थी हमने, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। ये जो आरएलसी सर्किट में हमने देखा था कि ये तो था करंट इस साइड और इस साइड थी ईएमएफ, और इसके बीच में एक फेज डिफरेंस था फाइव, आरएलसी जो किया था सर्किट। तो यहाँ पे करंट और ईएमएफ चेंज हो रहे हैं, जैसे जैसे टाइम चेंज होगा तो इसमें ईएमएफ और करंट चेंज होगा। तो यहाँ पे पावर जब हम निकालेंगे तो V इंटू आई, V की एक फिक्स वैल्यू चाहिए, I की एक फिक्स वैल्यू चाहिए। ठीक है, V यहाँ पे जैसे हम क्या ले रहे हैं, V की जगह E ले रहे हैं, तो E की एक फिक्स वैल्यू चाहिए और I की फिक्स वैल्यू, लेकिन E और I की वैल्यू यहाँ पे फिक्स तो है ही नहीं। जो E और I है उसका ऐसा आता है ग्राफ, जैसे E है उसका ऐसा ग्राफ है। ये इस साइड जैसे हमने EMF ली और इस साइड हमने लिया टाइम। ठीक है, और करंट का जो ग्राफ, करंट इससे कितना पीछे है, इसका फेज 5 पीछे है, तो वो थोड़ा सा इससे पीछे चल रहा है, उसको हमने कर दिया डिनोट डॉटेड लाइन से। तो ये तो होगी ईएमएफ, E इज इक्वल टू ये ईएमएफ जो हमने ये लिख रखी, और ये हो गया किसके लिए, करंट के लिए। तो अब इसमें दिक्कत ये है कि ईएमएफ की एक फिक्स वैल्यू नहीं है, ईएमएफ लगातार चेंज हो रहा है, जीरो मैक्सिमम फिर जीरो, करंट जीरो मैक्सिमम फिर जीरो फिर मैक्सिमम फिर जीरो, तो करंट भी चेंज हो रहा है। तो हम यहाँ पे कैसे वो निकालेंगे पावर। तो अब जैसे इसके लिए हम जैसे मैकेनिक्स में हमने वो पढ़ा था कि हम जब जैसे मान लो एक पार्टिकल चला एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, एक शहर से दूसरे शहर में, मान लो एक शहर से दूसरे शहर की जो है डिस्टेंस वो है 200 किलोमीटर। ठीक है, जैसे यहाँ से चला वो, ये दिल्ली से आगरा गया हो, तो उसकी है डिस्टेंस 200 किलोमीटर, और उसको टाइम लगा 4 घंटे। तो हम उसकी स्पीड कैसे निकालते थे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो स्पीड कितनी आई, 50। अब जरूरी नहीं उसकी स्पीड 50 रही हो, ठीक है, कभी ज्यादा भी होगी कभी कम भी हुई होगी। तो ऐसे हम यहाँ पे जो पावर कैलकुलेट करेंगे वो एवरेज पावर कैलकुलेट करेंगे। एवरेज पावर किसकी, एक कंप्लीट साइकिल की एवरेज पावर कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि एवरेज पावर में वो सारी पावर वो आ जाती है। जैसे इसमें एवरेज स्पीड थी तो उसमें सब स्पीड का एवरेज है, तो इसमें भी पावर की एक फिक्स वैल्यू दी है। कभी पावर जैसे इस जगह पे निकालेंगे, यहाँ निकालेंगे पावर, तो हम देख रहे हैं यहाँ इस जगह करंट तो है इतना और ये ईएमएफ इतनी है, या इस जगह निकालेंगे तो पावर भी उतनी है और करंट भी इतना है। इस जगह पे निकालेंगे तो करंट है ज्यादा और पावर V कम है। इसमें क्या है, I कम है और V है ज्यादा। यहाँ पे दोनों क्या हो गया, इक्वल, और यहाँ पे I हो गया ज्यादा, V हो गया कम। तो इसका मतलब यहाँ पे भी ऐसे ही वो हो रहा है चेंज। तो चेंज हो रहा है तो हम यहाँ पे कौन सी पावर निकालेंगे, एवरेज पावर कंप्लीट साइकिल की। कंप्लीट साइकिल मतलब
एक साइकिल बनने के लिए कितना टाइम लगता है, टी, कैपिटल टी लगता है, तो उसके लिए हम वो निकालेंगे फिर एवरेज पावर। तो इससे तो इसके लिए हम एवरेज पावर कैलकुलेट करते हैं, तो एवरेज पावर निकालते हैं हम इसमें। तो एवरेज पावर फॉर वन साइकिल, तो हम कैसे निकालेंगे, टोटल वर्क डन। उसमें क्या लिखते हैं हम, टोटल डिस्टेंस, तो इसमें क्या होगा, टोटल वर्क डन, क्योंकि पावर का फॉर्मूला क्या है, वर्क डन अपॉन टाइम, उसमें क्या था, स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस कौन लेंगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, इसलिए इसमें क्या लेंगे, टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम। मतलब एक साइकिल में यहाँ से यहाँ तक एक साइकिल कंप्लीट, तो इस एक साइकिल में कितना वर्क डन हुआ और कितना टाइम लगा, तो टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम। तो ये आएगा पावर इज इक्वल टू टोटल वर्क डन हो गया डब्ल्यू, टोटल टाइम हो गया टी, क्योंकि एक साइकिल में कितना लगता है, टी टाइम लगता है, तो ये आएगी पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। तो हमें ये अब इसमें वर्क डन निकालना है, ठीक है। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो गया, वर्क डन का फॉर्मूला ये रहा इसमें, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल वर्क हो रहा है, तो वर्क डन इसमें निकाल लेते हैं। तो नाउ वी कैलकुलेट द वर्क डन। तो यहाँ पे हम वर्क डन कैलकुलेट करते हैं। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, वर्क डन का फॉर्मूला ये हो गया V इंटू क्यू, ठीक है। तो इसमें हमें वो निकालना है वर्क डन। तो वर्क डन इसमें हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये आ गया V की जगह पुट कर दिया, E इंटू क्यू पुट कर दिया ये, ठीक है। अब इसमें हम ये करते हैं एक कि E इंटू टी से हमने इसको कर दिया डिवाइड और टी से कर दिया मल्टीप्लाई, तो ये आ गया Q इंटू टी, तो क्या हो गया, यहाँ E हो गया और यहाँ हो गया I और इंटू टी, ये आ गया फॉर्मूला वर्क डन का, ठीक है। ये हमने क्यों किया है, क्योंकि वर्क डन फॉर्मूला E इंटू क्यू। अब हमें E की इक्वेशन पता है, तो चार्ज की इक्वेशन थोड़ी पता है हमें तो करंट की पता है, तो हमें यहाँ पे वो लेके आना था करंट, तो इसलिए हमने क्या किया, टी से डिवाइड और टी से मल्टीप्लाई किया, तो वर्क डन हो गया E इंटू आई इंटू टी। तो ये तो बेसिक होती है कैलकुलेशन। अब देखो इसमें कैसे वर्क डन निकालेंगे। अब यहाँ पे हमने क्या किया कि एक ये पूरा जो है इसको छोटे छोटे टाइम इंटरवल बांट लिया, ये टाइम इंटरवल, ये टाइम इंटरवल, और ये टाइम इंटरवल कितना ले लिया, dt, और ये भी dt, ऐसे छोटे छोटे उसमें बांट लिया टाइम इंटरवल में। और dt टाइम में हमने उसमें निकाला वर्क डन, मतलब पहले इस छोटे टाइम dt में निकाला, फिर इस dt में। कारण क्या है, क्योंकि वर्क डन जो हम यहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं उसके लिए कांस्टेंट वैल्यू नहीं ई और आई की, इसलिए जब कांस्टेंट वैल्यू नहीं होती तब हम किसका यूज करते हैं, इंटीग्रेशन का। जैसे वर्क डन का फॉर्मूला होता है एफ एस कोस थीटा, लेकिन जब कांस्टेंट फोर्स नहीं होता हम क्या यूज करते हैं, इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे क्या पुट कर रहे हैं हम वर्क डन के लिए, ये ई और आई की वैल्यू चाहिए, तो लेकिन ई और आई की वैल्यू फिक्स नहीं है, ई और आई की वैल्यू फिक्स नहीं है, तो फिक्स नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा, फिक्स नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंटीग्रेशन का यूज करेंगे। तो अब इंटीग्रेशन का इसमें यूज करना है, तो पहले निकालते हैं हम इसमें। जैसे हमने क्या किया, ये dt टाइम में वर्क डन निकाल, तो dt टाइम में जो वर्क डन आएगा कितना आएगा, dw, इस छोटे से टाइम में आया dw, और dw कितना हो गया, e इंटू आई इंटू, और टाइम इसको कितना लगा dt, और फिर कंप्लीट के लिए हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। तो हमें अब इसमें इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो अब इसको नोट करते हैं, पर इसको सारे को नोट कर लेना, फिर उसके बाद इसमें पुट करते हैं वैल्यू, क्योंकि अब इसमें मेनली इंटीग्रेशन है। तो हमें वर्क डन निकाल E इंटू आई इंटू dt। एक बार मैं फिर से इसमें बता देता हूँ, पावर का फॉर्मूला वर्क डन अपॉन टाइम होता है मैकेनिकल, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, तो W कितना आ गया, V इंटू क्यू। अब यहाँ पे जैसे पावर की यहाँ पुट कर दिया हमने W की जगह V इंटू क्यू, तो V इंटू क्यू अपॉन टी, क्यू अपॉन टी क्या होता है, करंट, तो V इंटू आई आ गया। तो ये आ गई इलेक्ट्रिक पावर E इंटू आई। लेकिन यहाँ पे जो पावर है इसमें वैल्यू पुट करेंगे, E और आई की वैल्यू फिक्स नहीं है, वो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है। तो इसमें हम जो पावर निकालेंगे कौन निकालेंगे, एवरेज पावर निकालेंगे कंप्लीट साइकिल की। तो एवरेज पावर फॉर वन साइकिल वो कितना होगा, टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम। जैसे हम निकालते हैं एवरेज, जैसे एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं, एवरेज स्पीड निकालते हैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम, तो टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम। अब यहाँ पे हमें वर्क डन निकालना है, ठीक है। टाइम तो हमें पता है टोटल टाइम कितना है t, क्योंकि एक साइकिल में t टाइम, तो वर्क डन कैसे निकालेंगे, E इंटू क्यू, तो E इंटू क्यू अपॉन टी से मल्टीप्लाई कर दे, टी से डिवाइड कर दे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे चार्ज है नहीं हमारे पास क्या है, करंट है, तो क्यू यहाँ पे करंट लिखा है, इसलिए हमने टी से किया, तो E इंटू आई इंटू टी।
अब यहाँ पे वर्क डन निकालेंगे, वो वर्क डन एक जैसा नहीं है, वर्क डन क्या हो रहा है, चेंज। क्यों? क्योंकि ये ई और आई की वैल्यू क्या हो रही है, लगातार चेंज। तो जब चेंज होता रहता है तो क्या करते हैं हम, इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। तो हमने क्या किया कि ये टाइम इंटरवल है, पूरा टाइम इंटरवल टी, इसको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ लिया, dt dt। इस छोटे से पार्ट में वर्क डन निकाल, फिर इस छोटे में, फिर इस छोटे में, और फिर क्या किया, सब वर्क डन को ऐड कर दिया। उसको क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन। तो छोटे से टाइम पीरियड वर्क कितना आया, dw e इंटू आई इंटू डी टी। और कंप्लीट के लिए क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन। तो e इंटू आई इंटू डी टी। अब पुट करते हैं वैल्यू। अब इसमें ये तो आया स्मॉल वर्क डन। अब कंप्लीट के लिए इसमें क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। तो इंटीग्रेशन हमने किसका किया था, ये आया था dw इज इक्वल टू ई इंटू आई इंटू डी टी। उसके बाद फॉर कंप्लीट वर्क इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट कर देते इसको दोनों साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड्स। तो इंटीग्रेट कर दे तो यहाँ पे क्या हो गया, dw, और ये e इंटू आई इंटू डी टी। और यहाँ पे जो हमें वर्क डन निकालना हो, कितने टाइम तक निकालना है, एक साइकिल का निकालना है। एक साइकिल मतलब 0 स्टार्ट और पूरा साइकिल हो गया टी टाइम, वो होती है एक साइकिल। अब पुट कर दे तो यहाँ पे dw के इंटीग्रेशन तो क्या आ गया, w। यहाँ पुट करते e की वैल्यू। तो e की वैल्यू क्या थी, ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये तो थी e की वैल्यू। और करंट की वैल्यू कितनी थी, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 5 इंटू डी टी। ठीक है, जो हमने उसकी वैल्यू निकाली थी, ईएमएफ की क्या थी, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, जो आरएल सर्किट निकालते। और आई की वैल्यू क्या थी, आई इससे पीछे चल रहा था 5 फेज, तो ओमेगा टी माइनस 5। तो यहाँ पुट कर दी ई की वैल्यू और आई की वैल्यू। इतना करने के बाद वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से टी। अब ई नॉट और आई नॉट तो है कांस्टेंट, वो तो ले लिया हमने बाहर, ई नॉट और आई नॉट हो गए कांस्टेंट, वो आगे बाहर। क्योंकि ई नॉट क्या है, पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ, आई नॉट पीक वैल्यू ऑफ करंट, वो आगे बाहर। अंदर क्या बच गया, 0 से टी और साइन ओमेगा टी एज इट इज लिख लिया हमने। और यहाँ पे साइन ओमेगा टी माइनस, ये फॉर्मूला बन गया साइन ए माइनस बी का। तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, ये फॉर्मूला होता है। तो हमने यहाँ पे साइन ओमेगा टी एच टी, और इसको क्या लिख लिया, आई नॉट तो बाहर आ ही गया था, तो साइन ए यानी साइन ओमेगा टी और कोस बी माइनस कोस ओमेगा टी और साइन 5। ठीक है, और इन सब के साथ dt है, ये dt तो इन सब के साथ ही है ये। ठीक है, अब ये आ गया इतना। अब साइन के अंदर इसमें कर देते मल्टीप्लाई। तो वर्क डन इज इक्वल टू ई नॉट आई नॉट या 0 से टी, साइन के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी और कोस 5, और माइनस साइन की स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी और इंटू साइन 5, और इसके साथ ही dt हो गया मल्टीप्लाई। ठीक है, ये आ गया। अब इसमें हम क्या कर देते हैं कि इसको 2 से कर देते मल्टीप्लाई। तो ई नॉट आई नॉट 0 से टी, यहाँ पे साइन स्क्वायर ओमेगा टी कोस 5, और माइनस इसको 2 से कर दिया हमने, डिवाइड और 2 से ही कर दिया मल्टीप्लाई। तो हो गया 2 साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी साइन 5 इंटू डी टी। अब ये बन रही है आइडेंटिटी किसकी, साइन 2a किसके इक्वल होता है, 2 साइन ए कोस ए। तो ये यहाँ पे आइडेंटिटी बन गई है। तो वर्क डन इज इक्वल टू ई नॉट इंटू आई नॉट, तो 0 से टी, इसको एज इट इज लिख देते हैं साइन स्क्वायर ओमेगा टी कोस 5, और यहाँ पे माइनस हाफ, और ये बन गया आइडेंटिटी 2 साइन ए कोस ए, क्या होता है साइन 2a, तो साइन 2 ओमेगा टी, और यहाँ हो गया साइन 5
इंटू डी टी। ठीक है, ये आ गया इसमें, इसकी ये हमने यूज कर लिया आइडेंटिटी। इनको साथ साथ नोट करते हैं ना कहाँ का यूज किए, ठीक है, पर नोट कर लेना इसको। उसके बाद देखो इसमें वर्क डन इज इक्वल टू ई नोट आई नोट बाहर ले लिया। अब कर देते इंटीग्रेशन, तो 0 से t, यहाँ लिख लिया हमने साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू कोस फाई इंटू डी टी। ठीक है, अलग अलग इसको हमने कर लिया। और माइनस हाफ हाफ ले लिया, बाहर कांस्टेंट है, अंदर क्या बच गया, वही 0 से t साइन 2 ओमेगा टी और साइन फाई इंटू डी टी। ठीक है, अलग अलग इसको हमने लिख लिया। जैसे ये था, इसको लिख लिया। यहाँ पे जैसे माइनस प्लस, तो इसका इंटीग्रेशन हम अलग अलग कर सकते हैं। जैसे ये एक टर्म है, ये दूसरी टर्म, तो पूरी टर्म का हो रहा है 0 से 2, तो हमने क्या कर लिया, इसका अलग और इसका अलग लिख दिया। अब इंटीग्रेशन करते हैं, तो वर्क डन इज इक्वल टू ई नोट आई नोट 0 से t। अब हमने साइन स्क्वायर ओमेगा टी को लिख लिया। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी अपॉन 2। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है इसका, इंटू कोस फाई। देखो ये फॉर्मूला कहाँ से है इसका, ये फॉर्मूला देखो यहाँ से आता है, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होती है, ये कोस 2a का फॉर्मूला होता है। कोस 2a का फॉर्मूला होता है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब यहाँ पे कोस स्क्वायर ए की जगह पुट कर दिया हमने साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए को एज इट इज हमने रख दिया। तो ये कितना हो गया, कोस 2a। तो ये कितना आ गया, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर माइनस, तो साइन स्क्वायर ए, इसको लिख लेते हैं हम साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, सॉरी एक मिनट, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, कोस 2a के इक्वल। अब हमें पता है कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो यहाँ से कोस स्क्वायर ए की वैल्यू हमने ये निकाल ली, कितनी आई, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। साथ साथ ये स्टेप नोट करते जाना ये। और साइन स्क्वायर ए की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें तो कितनी आएगी, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। ये अलग स्टेप है ये। तो ये फॉर्मूला होता है कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू 1। तो कोस स्क्वायर ए की वैल्यू निकाल दो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए की वैल्यू निकाल दो 1 माइनस। अब अगर ये पुट करें इसमें, इसकी जगह, तो क्या आएगा, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए पुट कर दिया कोस स्क्वायर ए की जगह, और माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोस 2a। ये कितना आ गया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोस 2a। तो यहाँ से अगर हम साइन स्क्वायर ए की वो निकाले वैल्यू, तो साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या आएगी, साइन स्क्वायर ए की वैल्यू ये आएगी 1 माइनस कोस 2a अपॉन 2, ये आएगी। जैसे इसको हम लेके चलेंगे उस साइड, तो कोस 2 इस साइड, तो 1 माइनस कोस 2 होगा, और इसका 2 कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो 1 माइनस कोस। तो हमने वही किया है, साइन स्क्वायर ए है ये ओमेगा टी, इसके लिए क्या पुट करते हैं, 1 माइनस कोस ए, सॉरी 2a, तो 2 है और a की जगह क्या है, ओमेगा टी अपॉन 2, वो पुट कर दिया हमने, कोस फाई इंटू डी टी। ठीक है, तो ये एक स्टेप है, ये भी साथ साथ ये साइड में नोट करें, इंटरमीडिएट स्टेप है, ये यूज होते हैं। ठीक है, ये पता चल गया कैसे आई है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 इंटू कोस फाई इंटू डी टी। उसके बाद -1/2, इसको लिख दिया ऐसे, 0 से t साइन 2 ओमेगा टी इंटू साइन फाई इंटू डी टी। उसके बाद वर्क डन इज इक्वल टू ई नोट आई नोट, अब 0 से t, और इसको लिख लेते हैं 1/2 माइनस कोस 2 ओमेगा टी अपॉन 2, इसको लिख लिया अलग अलग, और यहाँ पे कोस फाई लिख लिया इंटू डी टी।
और माइनस हाफ इंटू 0 से t साइन 2 ओमेगा टी इंटू साइन फाई इंटू डी टी। ये आ गया। मैथमेटिकल कैलकुलेशन चल रही है, अभी हमने इंटीग्रेशन किया ही नहीं है। अब देख लिया इसको, ई नोट आई नोट और 0 से t हाफ को मल्टीप्लाई कर तो कितना आ गया, कोस 5/2। ठीक है, कोस 5/2 आ गया। और यहाँ कितना आ जाएगा, कोस 5 मल्टीप्लाई करें तो कोस 2 ओमेगा टी इंटू कोस 5/2। और इसके दोनों के साथ डी टी है मल्टीप्लीकेशन में, ये कोस 5 को अंदर हमने कर दिया मल्टीप्लाई। और माइनस हाफ इसका बाहर ले लिया और 0 से t, और ये हो गया साइन 2 ओमेगा टी इंटू साइन 5 इंटू डी टी। ठीक है, अब ये आ गया। देखो इसमें वर्क डन इज इक्वल टू ई नोट आई नोट, और इसको लिख लिया हमने 0 से t। और अब इसको भी ऐसे लिख लेते हैं अलग अलग, कोस 5/2 इंटू डी टी अलग अलग, और माइनस 0 से t कोस 2 ओमेगा टी इंटू कोस 5/2 इंटू डी टी। इसके साथ भी डी टी अलग कर दिया, इसके साथ डी टी अलग कर दिया, और लिमिट वही है 0 से t। और माइनस हाफ इंटू 0 से t साइन 2 ओमेगा टी साइन 5 इंटू डी टी। अगले स्टेप में हाफ इसमें ले लेते कॉमन सब में से, तो वर्क डन इज इक्वल टू ई नोट आई नोट। तो हाफ, जैसे हाफ देखो इसमें भी हाफ रहेगा, इसमें भी हाफ है, इसमें भी हाफ है, तो वो हाफ हमने बाहर ले लिया। तो अंदर इसमें क्या बचेगा, पहले वाले में तो 0 से t कोस 5 इंटू डी टी, ये बच गया। और उसके बाद इसमें क्या बचेगा, कोस 2 ओमेगा टी कोस 5 इंटू डी टी, क्योंकि 2 तो आ गया बाहर। और ये माइनस, इसकी भी लिमिट क्या हो जाएगी 0 से t, और ये बच गया बाकी। ये इसको लिख लेते हैं, यहां लिख लेते हैं ऊपर। देखो और फिर से डी डब्ल्यू ई इंटू ई की वैल्यू पुट किया हमने, ई नॉट साइन ओमेगा टी, आई की वैल्यू पुट किया आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 5, ये हमने पुट कर दिया। और उसके बाद हमने 100 लिखा है। एक बार इसको देखो, अभी से इंटीग्रेशन इसमें हमने यूज ही नहीं किया है, सिर्फ मैथमेटिक्स ही यूज किया है। इंटीग्रेशन कहीं अभी इसमें हमने यूज नहीं किया, इंटीग्रेशन किया ही नहीं है, सिर्फ मैथमेटिक्स। और मैथमेटिक्स की जो इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले वो साथ साथ हम लिखते जा रहे हैं। ठीक है, तो एक बार खुद से करके ये देखना, फिर उसके बाद आराम समझ में आ जाएगा। तो ये मिटा देता हूं मैं इस साइड का। अब हमें इसका करना है इंटीग्रेशन, ये भी इसमें। तो लास्ट में जो आया है वो क्या है, ये आया है, ये आया है वर्क डन इज इक्वल टू ई नोट अपॉन आई नोट बाई 2। जैसे मैंने बताया 2 इन सब में कॉमन नहीं चाहिए, तो हमने बाहर ले लिया। और यहाँ बच गया 0 से t कोस 5 इंटू डी टी। फिर उसके बाद क्या बचेगा, माइनस 0 से t और कोस 2 ओमेगा टी और इंटू कोस 5 इंटू डी टी। उसके बाद इसमें ये और बचेगा, ये और बचेगा माइनस 0 से t और साइन 2 ओमेगा टी इंटू साइन 5 इंटू डी टी। अब हमें करना है इंटीग्रेशन। ठीक है, अब इसका करते हैं इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन करते तो वर्क डन इज इक्वल टू ई नोट अपॉन आई नोट बाई 2। अब इंटीग्रेशन कर देते हैं इसका। पहले करते हैं कोस 5, तो कोस 5 एज इट इज कांस्टेंट है,
और डी टी क्या हो जाएगा, डी टी का हो जाएगा टी, और इसकी लिमिट 0 से टी, एक ही हो गया। उसके बाद माइनस कोस फाइव कॉन्स्टेंट, वो तो हो गया एज इट इज, और कोस 2 ओमेगा टी का क्या हो जाएगा, साइन 2 ओमेगा टी, और 2 ओमेगा टी का 2 ओमेगा, तो 2 ओमेगा का आ गया नीचे, और इसकी लिमिट 0 से टी। कोस फाइव तो क्या है, क्योंकि कोस फाइव में कहीं टी नहीं आ रहा, टाइम का फंक्शन है नहीं, तो कोस फाइव तो कांस्टेंट बाहर आ गया, मतलब बाहर नहीं इसके साथ ही रहेगा, और इसका क्या हो गया साइन कोस 2 ओमेगा टी का साइन 2 ओमेगा टी, और 2 ओमेगा टी का 2 ओमेगा, माइनस इसका साइन फाइव तो एज इट इज क्योंकि वो कांस्टेंट है, और साइन 2 ओमेगा टी क्या हो जाएगा, माइनस कोस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा, और इसकी लिमिट भी 0 से टी। ठीक है, तो अब इसमें लिमिट पुट कर देते हैं, तो वर्क डन इक्वल टू ई नॉट आई नॉट बाई 2, या पुट करते हैं लिमिट कोस फाइव इंटू स्मॉल टी की जगह पुट करते टी, ठीक है, ये आ गया, और माइनस कोस फाइव इंटू इसकी जगह टी की जगह 0, ये तो पुट कर दी अपर लिमिट और लोअर लिमिट। और इसमें वैसे ही हम लिख देते हैं, देखो पहले अपर लिमिट पुट करते कोस फाइव तो एज इट इज, और टी की जगह टी, तो कितना आ गया कोस फाइव इंटू टी आ गया, यहाँ ले लेते टी कोस फाइव ले लेते हैं, क्योंकि वहां लिखेंगे तो इसमें ये लगेगा फाइव के साथ टी एंगल मल्टीप्लाई, तो टी की जगह क्या पुट कर दिया टी, और कोस फाइव है, और माइनस लोअर लिमिट में क्या पुट करें टी की जगह 0, तो पूरा क्या हो गया 0, तो वो इसमें सोल्व करने की जरूरत है ही नहीं। उसके बाद माइनस यहाँ इसमें पुट करते हैं, तो कोस फाइव और साइन 2 ओमेगा टी, तो साइन 2 ओमेगा टी की जगह कैपिटल टी अपॉन 2 ओमेगा, तो ये तो पुट कर दिया हमने अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट कितनी हो जाएगी कोस फाइव और साइन 2 ओमेगा, और टी की जगह कितना पुट कर दिया 0 अपॉन 2 ओमेगा, ये होगी दूसरा। और या तीसरे में इसका ये माइनस इसके साथ आएगा बाहर, तो क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे और पुट कर दे लिमिट, तो साइन 5 एज इट इज, और यहाँ पे लिमिट पुट करते हैं, तो ये होगी इसकी लिमिट साइन 5 एज इट इज, और कोस 2 ओमेगा और टी की जगह कैपिटल टी अपॉन 2 ओमेगा, माइनस साइन 5 एज इट इज, माइनस साइन 5 तो एज इट इज, और क्या बच गया कोस 2 ओमेगा, और इसकी जगह टी की जगह हो गया 0, लोअर लिमिट कितनी है 0 अपॉन 2 ओमेगा, ये आ गया। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन आई नॉट बाई 2, ई नॉट अपॉन, तो ये हो गया यहाँ पे, तो टी कोस 5 बच गया, टी कोस 5, बाकी ये सब आएंगे 0। देखो कैसे, अपर लिमिट पुट की, जैसे ये है कोस 2 ओमेगा टी, तो ओमेगा की वैल्यू पुट किया हमने 2 पाई अपॉन टी, और टी इसके साथ टी से टी कैंसिल, तो कितना आया साइन 4 पाई, साइन एन पाई कितना होता है 0, साइन पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई सब क्या होते हैं 0, तो ये पूरी टर्म क्या होगी 0 होगी ये। उसके बाद ये देखो इसमें ये तो है ही 0, कोस 2 ओमेगा इंटू 0, तो ये कितना, ये सॉरी साइन 2 ओमेगा इंटू 0, तो साइन 2 ओमेगा इंटू 0 कितना हो गया 0, साइन 0 वैल्यू 0, तो ये कितना हो गया 0, मतलब ये भी 0 और ये भी इक्वल टू 0, बच गया ये आएगा कितना, इसके हम पुट कर देते, ये है 0 और ये है 0, और फिर प्लस इसमें देखो कोस 2 ओमेगा टी, तो कोस 2 ओमेगा टी हो गया कितना, कोस 2 ओमेगा जगह पुट कर दिया 2 पाई बाई टी, 2 ओमेगा जगह पुट कर दिया 2 पाई बाई टी, और इनटू टी, तो टी से टी कैंसिल, तो कितना आया कोस 2 पाई। अब कोस 2 पाई की क्या आएगी वैल्यू, तो साइन 5 तो इसमें एज इट इज, और कोस 2 साइन 5 अपॉन 2 ओमेगा, तो इसमें हो गया एज इट इज, और कोस 2 ओमेगा, ये कोस 2 तो है ही, और इस हमने ओमेगा वैल्यू पुट कर दी, ये देखो कोस 2 तो है ही, और ओमेगा 2 पाई बाई टी, तो टी से टी कैंसिल, तो कितना आ गया कोस 4 पाई, तो कोस 4 पाई क्या होती वैल्यू, इसकी वैल्यू होती 1, कोस के जो इवन मल्टीपल होते उसकी वैल्यू होती 1, जैसे कोस 0 कोस 2 पाई,
cos 4 पाई, cos 6 पाई, cos 8 पाई, cos 10 पाई, सबकी वैल्यू क्या होती है 1, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई, क्योंकि यहाँ से जैसे ओमेगा की वैल्यू पुट करेंगे 2 पाई बाई टी, तो टी से टी कैंसिल, cos 4 पाई है, cos 4 पाई की वैल्यू 1 है, बाकी sin फाई अपॉन 2 ओमेगा एज इट इज रख दिया, फिर माइनस sin फाई अपॉन 2 ओमेगा और इनटू क्या बचेगा, यहाँ पे क्या बच गया cos 0, cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1 ही होती है, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। तो ये टर्म भी क्या होगी इस पूरी पूरी 0 ही होगी, क्या है sin फाई अपॉन 2 ओमेगा, sin फाई अपॉन 2 ओमेगा, तो इसमें से ये माइनस कर दे तो 0 हो गया, तो वर्क डन कितना बचा ई नोट अपॉन आई नोट, सॉरी ई नोट इंटू आई नोट 2, और यहाँ पे बच गया टी कोस फाई, इसके साथ हम लिख लिया टी कोस फाई। अब हमने क्या किया, टी को लिया इस साइड, तो डब्ल्यू अपॉन टी इसको कर दिया, क्योंकि वर्क डन अपॉन टाइम क्या होता है पावर, तो ई नोट अपॉन आई नोट 2 इंटू कोस फाई। अब इसमें देखो यहाँ वर्क डन अपॉन टाइम क्या होता है पावर, हमने वो पहले सोल्व कर लिया था, तो पावर इज इक्वल टू ई नोट, इसको ले लेते हैं ई नोट बाई √2 इंटू आई नोट बाई √2 और इंटू कोस फाई, लिख सकते हैं ऐसे, तो क्या लिख लिया √2 इंटू √2 लिख लिया, तो ई नोट बाई √2 इंटू आई नोट बाई √2 इंटू कोस फाई, तो पावर अब ई नोट बाई √2 क्या होता है ई आर एम एस, ये हमने पहले कैलकुलेट की थी, और आई अपॉन आई नोट अपॉन आर क्या हो गया आई आर एम एस और इंटू कोस फाई, तो ये आ गई पावर, तो पावर का फॉर्मूला आ गया ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस कोस फाई। वैसे पावर का फॉर्मूला क्या होता है ई इंटू आई, लेकिन वो ई इंटू आई क्या फिक्स वैल्यू नहीं है, तो ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कोस फाई, तो ये आएगी इसकी पावर, ठीक है। अब इसमें जैसे ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले में अलग ही चीज आ रही कोस फाई, तो कोस फाई के बारे में पढ़ते हैं हम, कोस फाई पावर फैक्टर होता है, उससे पहले एक चीज हो रही है इसमें, तो पावर का फॉर्मूला आया है ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस कोस फाई, ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कोस फाई। अब ये जो पावर है इसको बोलते हैं रियल पावर, ये एक्चुअल पावर होते हैं। देखो रियल पावर और पावर से क्या मतलब, जैसे हम जैसे कोई अप्लायंस लिया हमने, जैसे ये है कोई अप्लायंस, ये इनपुट ले रहा है ऐसे, इस साइड से इनपुट ले रहा है ये, और इस साइड से आउटपुट दे रहा है ये, ठीक है। जैसे कोई भी अप्लायंस, ये है हमारी इलेक्ट्रिक मोटर है, इलेक्ट्रिक मोटर काम क्या है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल कन्वर्ट करना, तो इलेक्ट्रिक मोटर है उसके साथ हमने एक वोल्ट मीटर लगाया, तो वोल्ट मीटर हमने देखा कि उसमें वोल्टेज शो कर रहा है 240 वोल्ट, और उस टाइम करंट उसमें फ्लो हो रहा है जैसे 2 एम्पियर करंट हो रहा है 2 एम्पियर, तो हमने उसकी पावर निकाल, पावर का फॉर्मूला क्योंकि हम जानते हैं ये फॉर्मूला तो है रियल पावर का, पावर का फॉर्मूला क्या हो गया 240 इंटू 2 कितना आ गया 480 वाट पावर आ गई, मतलब इनपुट को कितने ले रहा है 480 वाट, मतलब पावर का फॉर्मूला वर्क डन अपॉन टाइम होता है, तो 480 जूल पर सेकंड वो यहाँ से एनर्जी ले रहा है। अब आउटपुट में उसका काम क्या है मोटर का, मोटर ने काम करके दिया, उसने जो काम करके दिया वो, जैसे मोटर ने क्या किया पानी ऊपर चढ़ाया, ठीक है, तो उसने वर्क डन किया, वर्क डन कितना किया mgh, क्योंकि उसने पानी को ऊपर जब चढ़ाया तो कौन से फोर्स के अगेंस्ट चढ़ाया ग्रेविटेशन फोर्स, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स का mg लगाया और डिस्प्लेसमेंट h, और उसने टाइम लिया t, टाइम उसने लिया t, तो यहाँ से पावर निकालेंगे तो कितनी आएगी वर्क डन अपॉन t, तो पावर कितनी आई उसकी, जैसे मान लो उसने किया वर्क डन 300 जूल किया, ठीक, और टाइम लिया उसमें 1 सेकेंड, तो पावर उसकी कितनी आ गई 300 वाट, तो अब उसने ली कितनी 480 वाट, मतलब हमें तो दिख रहा है क्योंकि देखो मोटर है उसके साथ क्या लगाता है एक वोल्ट मीटर, ठीक है, जो समरसेबल की मोटर होती है तो उसमें एक वो होता है एक डब्बा होता है बॉक्स, उसके अंदर वोल्ट मीटर होता है एमीटर, तो वोल्ट मीटर हमने देखा कि वोल्टेज वो ले रही है 240 वोल्ट और उसमें करंट फ्लो कर रहा है 2 एम्पियर, तो हमने उसको देख के पावर निकाली 240 इंटू 2 480 वोल्ट, लेकिन यहाँ हमने आउटपुट में देखा कि उसने mgh निकाला और टाइम निकाला, तो उससे हमने देखा 300 वाट ही उसने आउटपुट दी, इनपुट ली 480 वाट और दी 300 वाट, तो 180 वाट कहाँ होगी, वो उसके अंदर लॉस हो गया पावर का, ठीक है, तो ये उसकी क्या है
ये है उसकी रियल पावर, दिस इज रियल पावर, और ये जो पावर है ये कौन सी है, एपरेंट पावर है ये, ठीक है। एपरेंट पावर मतलब जो हमें दिखती है, और एक्चुअल में वो कितना काम कर रहा है। तो यहाँ पे जैसे रियल पावर है वो किससे मिलती है, जैसे हमने यहाँ पे एपरेंट पावर निकाली, वो हमने किससे निकाली, ई इंटू आई से। तो यहाँ से ई इंटू आई, ई मतलब इफेक्टिव, ई इफेक्टिव जो हमें दिख रहा है, और आई इफेक्टिव ये। तो यहाँ से ये फॉर्मूला आ गया, रियल पावर इज इक्वल टू, ये हमने ई इंटू आई किया, ई इंटू ये क्या निकाली, एपरेंट पावर। तो एपरेंट पावर और इंटू कोस फाई, इससे डिसाइड होता है। देखो इसकी वैल्यू अगर 1 होगी, इसकी वैल्यू अगर 1 होगी तो रियल पावर इक्वल टू एपरेंट पावर। उस टाइम क्या होगा, 480 वोल्ट ली और 480 वोल्ट ही उसने दी, तो उसका मतलब उसने जितनी ली उसने उतनी पावर, वही उसकी एपरेंट पावर जो हमें मतलब दिख रही थी, वही उसकी क्या है, रियल पावर है। तो ये एक फैक्टर होता है, ये डिसाइड करते हैं, इसको बोलते हैं पावर फैक्टर। ये फैक्टर डिसाइड करता है कि रियल पावर है एपरेंट पावर के इक्वल होगी, ठीक है, या उससे कितनी कम होगी। तो रियल पावर इक्वल टू एपरेंट पावर। तो यहां से पावर फैक्टर यहां लिख लेते हैं, ये कोस फाई से होते हैं डिसाइड। तो वेयर कोस फाई इज द पावर फैक्टर, इसको बोलते हैं पावर फैक्टर, ये कोस फाई है। क्योंकि कोस फाई अगर मान लो नहीं होता तो पावर कैसे निकालते, ई इंटू आई, वो उसमें वैसे निकाले इंटू आई से। तो इंटू आई से निकालो कितने आई, 480 वोल्ट। लेकिन हमने उससे देखा रियल कितने, 300 वाट। क्यों, वो होगी कम, किसके कारण कम होगी, इसके कारण होगी कोस फाई का। ये कोस फाई की वैल्यू, जैसे ये कोस फाई की वैल्यू डिसाइड करती है कि उसकी रियल पावर कितनी होगी। तो ये आ गया यहां से, पावर फैक्टर इज इक्वल टू, पावर फैक्टर क्या आ जाएगी उसकी, रियल पावर अपॉन एपरेंट पावर। तो ऐसी मशीन ली जिसका पावर फैक्टर 1 है, यहाँ पे हमने ऐसी बोली मशीन, ये कोई भी मशीन, जैसे हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक मोटर ली थी, कोई भी हमने इलेक्ट्रिकल मशीन ली, तो उस मशीन के लिए हमने देखा कि इनपुट भी उतनी है, आउटपुट भी उतनी है। तो हम कहेंगे उसका पावर फैक्टर कितना है, 1 है। क्योंकि उसमें क्या है, P इज इक्वल टू, देखो पावर फैक्टर अगर 1 पुट करेंगे कितना है, रियल पावर इक्वल टू एपरेंट पावर। तो उस टाइम रियल पावर और एपरेंट पावर क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो कोई भी मशीन ऐसी नहीं होती जिसका पावर फैक्टर 1 हो। पावर फैक्टर 1 मतलब जैसे पीछे हमने वो पढ़ा था, जब हमने मैकेनिकल पावर पढ़ा था, हमने एफिशिएंसी पढ़ी थी। एफिशिएंसी क्या होती है कि जितनी इनपुट ली उसकी मतलब कितनी आउटपुट दी। जैसे 500 वाट ली तो 300 वाट उसने दी, तो एफिशिएंसी कितनी, 300 बटे 500, ठीक है, 0.6। ऐसे ही अगर 500 वाट ली और 400 वाट उसने पावर आउटपुट में दी, तो 400 अपॉन 500 पावर उसकी एफिशिएंसी कितनी, 0.8। तो बस नाम चेंज हो गया, वहां पे क्या था, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। यहाँ पे आउटपुट में हमें कौन सी मिलती है, रियल पावर, और इनपुट में कौन सी देते हैं हम, एपरेंट पावर जो हमें दिखती है। तो यहाँ हो गया रियल पावर और एपरेंट पावर। वहां पे था एफिशिएंसी इज इक्वल टू ये पावर इनपुट, सॉरी पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट, वहां पे ये था फॉर्मूला। तो एफिशिएंसी की जगह आ गया पावर फैक्टर, क्योंकि इसके फॉर्मूले में ये आ रहा है कोस फाई। ये कोस फाई क्या है, पावर फैक्टर जो डिसाइड करता है कि रियल पावर और एपरेंट पावर कब इक्वल होगी या उससे कितनी छोटी होगी, ठीक है। जैसे रियल पावर आ गई, एपरेंट पावर मान लो पावर फैक्टर 0.2। तो देखो इसमें ये है रियल पावर और ये है एपरेंट पावर। तो पावर फैक्टर अगर हम निकालें तो कितना आएगा, पावर फैक्टर कैसे निकालेंगे, रियल पावर अपॉन एपरेंट पावर। तो ये कैंसिल, ये यहां से, तो ये आएगा ये 0.62 के आसपास। ये इसका क्या है, पावर फैक्टर है, ठीक है। तो 0.6 लगा दो, चलो। तो 0.6 उसका पावर फैक्टर है। तो हर मशीन का पावर फैक्टर अलग अलग होता है, ठीक है। जैसे हमारी इंडिया के अंदर फिर उसके लिए क्या कर देते हैं, जैसे मशीन के ऊपर स्टार रेटिंग होती है, 5 स्टार रेटिंग, 3 स्टार रेटिंग, 2 स्टार रेटिंग, तो वो पावर फैक्टर से होती है। पावर फैक्टर जिसका ज्यादा होगा उसमें उसको बोलते हैं 5 स्टार रेटिंग, थोड़ा कम हो गया तो उसको दे देते हैं 4 स्टार रेटिंग, और कम हो गया तो 3 स्टार रेटिंग। जैसे पावर फैक्टर दिया हुआ है, जैसे हमने यहाँ पे इनपुट दी, इनपुट मतलब एपरेंट पावर है,
एपरेंट पावर हमने दी 1000 वाट, और जो हम यूज कर रहे हैं मशीन, उसका पावर फैक्टर है वो 0.3 है। तो उसकी रियल पावर कितनी होगी, मतलब एक्चुअल में उसकी पावर कितनी है, रियल पावर तो कितनी आ जाएगी, ये देखो रियल पावर एपरेंट पावर इनटू पावर फैक्टर, तो एपरेंट है 1000 और पावर फैक्टर कितना है 0.3, तो उसकी रियल पावर है 300 वाट। इसका मतलब ये हो गया कि 1000 वाट तो वो पावर लेगा और काम करके हमें कितना देगा, पावर मतलब आउटपुट कितनी पावर देगा 300 वाट, तो 700 वाट क्या कर रहा है वो वेस्ट ही कर रहा है। तो ये पावर फैक्टर होता है। तो यहाँ पे cos फाई है पावर फैक्टर। अब ये cos फाई मैक्सिमम कब होगा, जब इसकी वैल्यू, अब cos की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। तो नेक्स्ट है cos फाई, ये पावर फैक्टर हमने पढ़ा है, एक पावर फैक्टर होता है cos फाई, इसी से होती है, तो इसी से डिसाइड होती है कोई भी मशीन की रेटिंग। ठीक है, तो यहाँ पे cos फाई इज मैक्सिमम व्हेन फाई इज इक्वल टू 0 डिग्री। ठीक है, cos फाई इज मैक्सिमम व्हेन फाई इज इक्वल टू 0, तो cos फाई की क्या हो जाएगी 1। उस टाइम क्या होगा, देन ये रियल पावर इज इक्वल टू एपरेंट पावर, उस टाइम रियल पावर एपरेंट पावर के इक्वल हो जाएगी, क्योंकि आगे क्या था cos फाई था, उसकी वैल्यू क्या होगी 1 होगी। तो अब cos फाई की वैल्यू 1 कब होगी, फाई की वैल्यू ये 0 कब होगी, तो फाई की वैल्यू, अब जैसे हम cos फाई निकालते हैं, तो cos फाई हमने पीछे में पढ़ा था इम्पीडेंस ट्रायंगल, तो उसमें देखा था हमने ये था z और ये था एक्सएल माइनस एक्सी था और ये r था, ये था। यहाँ पे हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते थे cos फाई की वैल्यू, तो बाई इम्पीडेंस ट्रायंगल, पीछे हमने किया था आर, इसमें RLC सर्किट में, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो बाई इम्पीडेंस ट्रायंगल कोस, ये एंगल था फाई, ठीक है, ये एंगल फाई था, तो cos फाई की वैल्यू क्या आएगी, बेस कितना है r अपॉन जेड, तो यहाँ से कितना आ गया cos फाई इज इक्वल टू r अपॉन जेड, कितना होता है, जेड की वैल्यू होती है √r² प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। अब cos फाई की वैल्यू 1 कब होगी, तो cos फाई इज इक्वल टू 1 कब होगी, वैन एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी, क्योंकि एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी हो गया, तो ये हो गया 0, ये कितना है √r², इसको जब रूट से बाहर निकलता है तो r अपॉन r कैंसिल, तो cos फाई की वैल्यू क्या होगी 1, तो एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी, मतलब एक्सएल की वैल्यू l ओमेगा और एक्सी की वैल्यू 1 अपॉन सी ओमेगा, मतलब उस टाइम ओमेगा की कितनी होनी चाहिए 1 अपॉन √LC, उस टाइम हो गई ये cos फाई की वैल्यू हो जाएगी 1। तो ये कंडीशन है कि पावर फैक्टर मैक्सिमम कब होगा, cos फाई यानी कि पावर फैक्टर cos फाई इज मैक्सिमम, ये मैक्सिमम कब होगा जब फाई की वैल्यू कितनी हो 0। फाई क्या था, फाई था करंट और ईएमएफ के बीच फेज, ये था E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी, और I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी माइनस फाई, तो फाई की वैल्यू 0 हो गई, तो इसका फेज कितना हो जाएगा ओमेगा टी, इसका फेज भी ओमेगा टी, दोनों सेम फेज में होते हैं। और सेम फेज में कब होते हैं, जब ओनली क्या यूज हो, रजिस्टर यूज हो। ठीक है, तो ये आ गया cos फाई की वैल्यू, पावर फैक्टर इज मैक्सिमम एंड फाई इज इक्वल टू 0, cos फाई की वैल्यू उस टाइम क्या होगी 1, तो उस टाइम रियल पावर एपरेंट पावर पे हो जाएगी इक्वल। ठीक है, ये हमने फिर निकाला cos फाई की वैल्यू क्या होती है, तो पीछे हमने इम्पीडेंस ट्रायंगल पढ़ी थी, उसमें cos फाई इज इक्वल टू r अपॉन जेड, तो ऊपर r, जेड की वैल्यू r² प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर हो गया, तो एक्सएल माइनस एक्सी अगर इक्वल हो गए, अब r तो 0 हो नहीं सकता, जैसे उसमें बताया था पीछे, तो एक्सएल और एक्सी इक्वल हो गए, तो ये हो गया 0, तो यह क्या बचा r², इसका अंडर रूट करेंगे तो r, तो r अपॉन r cos फाई की वैल्यू क्या होगी 1 आ गई। तो ये आगे कंडीशन मैक्सिमम पावर फैक्टर की, ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन √LC। तो ये हो गया पावर फैक्टर के बारे में। अब जैसे पावर फैक्टर, ठीक है, वो किसके लिए होता है 1, जैसे इंडक्टर के लिए हम लेते हैं, तो इंडक्टर के लिए तो पहले लेते हैं हम 4 रजिस्टर के लिए, तो 4 रजिस्टर, ठीक। अब रजिस्टर के लिए तो क्या है, फाई की वैल्यू कितनी होती है 0, क्योंकि उसमें V भी इसी साइड होता है और I भी इसी साइड होता है, एंगल कितना हो गया 0, देन cos फाई इज इक्वल टू cos 0 इज इक्वल टू 1, पावर फैक्टर इज मैक्सिमम, पावर फैक्टर क्या होगा
मैक्सिमम होगा। ठीक है, जैसे हमने RLC रियल सर्किट, ये आर हमने लिया इस साइड, ये एल लिया, RL, और इस साइड ये C लिया हमने। तो हमने देखा था आर में तो क्या होता है, VBC साइड, IBC साइड, और इसमें क्या होता है इंडक्टर में, I इस साइड और V इससे आगे 90 डिग्री, और इसमें क्या होता है I इस साइड और V इससे पीछे चलता है 90 डिग्री। ठीक है, तो इसमें देखो V और I एक साइड है, तो फेज कितना हो गया 0, फाई की वैल्यू 0, तो कोस फाई कितना हो गया 1, और फॉर इंडक्टर, तो इंडक्टर के लिए क्या होगा, फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फॉर इंडक्टर एंड कैपेसिटर लिख लेते हैं, फॉर इंडक्टर एंड कैपेसिटर, उसके लिए फाई की वैल्यू क्या हो जाती है π/2, हेंस कोस फाई यानी कोस π/2, इसके लिए क्या होगी 0। तो अपरेंट पावर किसके इक्वल हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, रियल पावर हो जाएगी 0, और इसमें क्या होगा, पावर फैक्टर इज मैक्सिमम, तो अपरेंट पावर इज इक्वल टू रियल पावर। ठीक है, तो RLC सर्किट के अंदर जो पावर कंजप्शन होता है किसके कारण होता है, सिर्फ इसके कारण होता है, रेजिस्टर के कारण, यही कंज्यूम करते हैं, ये नहीं करते। क्यों, क्योंकि इनमें तो ये पावर निकालेंगे RMS इंटू IRMS कोस फाई, तो कोस π/2 पुट करेंगे कितना हो गया 0, यहाँ पर कोस π/2 पुट करेंगे 0, तो पावर कितना, तो यहाँ लिख लेंगे हेंस इन RLC सर्किट, हेंस इन RLC सर्किट ओनली रजिस्टर कंज्यूम पावर। ठीक है, यहाँ पे रियल पावर इज इक्वल टू 0, मतलब इंडक्टर एंड कैपेसिटर डू नॉट कंज्यूम पावर, डू नॉट कंज्यूम पावर कंज्यूम नहीं करते हो। क्यों, क्योंकि उनका फाई कितना है π/2, और कोस π/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो इसलिए पावर क्या हो जाएगी 0, इसलिए वो कोई रियल पावर नहीं होती उनकी, तो वो कोई भी पावर कंज्यूम नहीं करते। ठीक है, तो ये हो गया इसके बारे में, पावर फैक्टर के बारे में हो गया ये। उसके बाद इसमें एक लास्ट टर्म आती है वाटलेस करंट, लास्ट टॉपिक है ये। नेक्स्ट है वाटलेस करंट। तो इसमें लिखेंगे द कंपोनेंट ऑफ करंट, विच डू नॉट कंज्यूम एनी पावर, जो कोई पावर कंज्यूम नहीं करते। जैसे हमने देखा था RLC सर्किट में, ये तो था I और ये था E, और इनके बीच में ये था फेज डिफरेंस फाई। ये था E और ये I था, जैसे I हो गया और ये हो गया E। ठीक है, ऐसे आया था उसमें, और ये था फाई, E और I के बीच में फेज डिफरेंस। तो हमने क्या किया, I के कर लिए कंपोनेंट, एक बार फिर से बनाते इसको, E और I लिया हमने, ये तो है उस साइड I लिया था और इस साइड लिया था E, और ये इनके बीच में फेज डिफरेंस था, तो हमने I के किए कंपोनेंट। तो I का कंपोनेंट क्या, एक तो किया हमने अलोंग E, तो ये कंपोनेंट कितना आएगा I कोस फाई, क्योंकि जिस साइड फाई हो तो उस साइड एंगल कितना हो गया, उसके साथ कोस आएगा, और एक ये परपेंडिकुलर उसके, ये कितना आएगा I साइन फाई। देखो ये I है, ये I है, इसका कंपोनेंट किया I कोस फाई I साइन फाई। अब I कोस फाई तो क्या है, तो यहां लिखेंगे I कोस फाई इज अलोंग E के अलोंग है, हेंस एंगल इज 0 डिग्री, एंगल कितना हो गया 0 इसके बीच में। सो अब 0 एंगल हो गया, अगर 0 एंगल हो गया तो कोस 0 कितना हो गया 1, तो पावर क्या होती है मैक्सिमम,
तो इसका मतलब यही करंट पावर इसमें बनाएगा। देखो यहाँ पे करंट है आई है, इसका हमने कंपोनेंट कर लिया, आई को आप भूल जाओ इसमें, तो आई का एक कंपोनेंट इस साइड एक इस साइड, तो ये आई है ई के साइड, तो आई और ई के बीच में एंगल कितना हो गया 0, तो इसका मतलब मैक्सिमम पावर इसके कारण बनेगी, और इसके कारण पावर कितनी हो जाएगी 0। क्यों? क्योंकि ये इसके साथ एंगल कितना बना रही है के साथ 90 डिग्री, और cos 90 की वैल्यू क्या होगी 0, तो हेंस इट इज मतलब हेंस दिस करंट हैज नो पावर, ठीक है, या दिस करंट डू नॉट कंज्यूम पावर। तो ये करंट कोई भी पावर कंज्यूम नहीं करता, तो इसको कहेंगे वाटलेस करंट। तो आई cos phi इज अलोंग ई, हेंस एंगल इज 0, कंज्यूम मैक्सिमम पावर। बट I sin phi is perpendicular to E, hence angle is 90 डिग्री। एंगल कितना हो गया 90 डिग्री, तो कंज्यूम नो पावर। नो पावर मतलब वाट लेस, वाट किसकी यूनिट है पावर की, और लेस पावर है ही नहीं, तो पावर है ही नहीं कब, जब ये लेंगे आई साइन फाई, क्योंकि एंगल कितना हो जाएगा π/2 और cos π/2 वैल्यू 0, तो बट आई साइन फाई इज परपेंडिकुलर टू ई, हेंस एंगल 90 डिग्री, कंज्यूम नो पावर, सो दिस करंट इज कॉल्ड वाटलेस करंट। सो दिस करंट इज कॉल्ड वाटलेस करंट, इसको कहेंगे वाटलेस करंट। वैसे अब की बार सीबीएसई ने ये वाटलेस करंट नहीं है और पावर फैक्टर भी नहीं है, फिर भी जैसे इसमें पावर का जब हम पढ़ते हैं तो ये पढ़ना पड़ता है cos phi, क्योंकि देखो कहने को तो ये बोलते हैं कि ये पावर फैक्टर हटा दिया, लेकिन जब ERMS इंटू IRMS उसमें जब तक इसमें फिर क्वेश्चन पूछ लेते हैं एपरेंट पावर उसके रियल पावर के, तो एपरेंट पावर और रियल पावर हमें तभी समझ में आएगी जब इसके बारे में पढ़ लेंगे cos phi के बारे में, इसलिए ये पढ़ना जरूरी था, ठीक है। इसको वैसे तुम छोड़ भी सकते हो वाटलेस, तो ये क्योंकि ये एक अलग टॉपिक हो गया, वैसे ये छोटा ही टॉपिक है, ठीक है, आगे कभी कॉम्पिटिटिव में भी पूछा जा सकता है। तो ये होता है वाटलेस करंट। तो ये अल्टरनेटिंग करंट के बारे में सब कुछ हो गया कंप्लीट, जो हमने इसमें पढ़ा था आरएल सर्किट में, ईएमएफ की इक्वेशन, करंट की इक्वेशन, पावर की इक्वेशन, ठीक है, तो ये सब कुछ पढ़ लिया। अब इसके आगे तुम्हें वो करने हैं, क्वेश्चन सोल्व करने हैं, ठीक है, तो इसके क्वेश्चन सोल्व करके देखना, कोई क्वेश्चन नहीं आए तो पूछ लेना। अब इसमें एक ही टॉपिक बचता है ट्रांसफॉर्मर, 4th यूनिट जो है इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसमें एक ही टॉपिक बचता है ट्रांसफॉर्मर, तो फिर उसको हम फिर जैसे पहले इसके तुम वो करना है क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन नहीं आए तो पूछ सकते हो, फिर हम उसको करते हैं ट्रांसफॉर्मर को। थैंक यू।